Hello everyone, welcome to Panaceatutor. I hope you all are doing fine. In this video, we are going to give a quick revision to one of the very important topic of paper 1, that is Praman. प्रमाण जो है इंडियन लॉजिक का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एज यू नो दैट देयर आर 6 प्रमाण्स, दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपट्टी और अनुपलब्धि. एक और वीडियो हमने बनाई थी जहां पे हमने इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस रिगार्डिंग अनुमान, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द प्रमाण्स अनुमान एक ऐसा सोर्स है नॉलेज का जो डिटेल्ड में एक्सप्लेन है हमारे सिलेबस में. सो इसके क्वेश्चंस जो हैं हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इसको लॉजिकल ऑर्डर में करना है. ये जो ऑर्डर दिया है ये ऑर्डर है स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान. एक अनुमान पे, एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमें 5 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है. सो ये 5 स्टेजेस का हमें ऑर्डर दिया हुआ है और हमें करेक्ट ऑर्डर को पहचानना है. आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो सो आप इस वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है. पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, खुद उसका आंसर निकालो और आफ्टर दैट प्ले करके आप चेक करो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमने 5 स्टेजेस दिए. सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या स्टेजेस थे अनुमान के. सो सबसे पहले होता है हमारे पास एक प्रपोजल या एक प्रोपोजिशन, एक स्टेटमेंट होगी हमारे पास जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम अनुमान लगाना चाहते हैं, ठीक है. आपको अनुमान लगाना है कि हिल पे फायर है या नहीं, ठीक है. सो फर्स्ट आपकी होगी प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं प्रतिजना, ठीक है. एक आपने स्टेटमेंट है जिसको आपको प्रूव करना है. आफ्टर दैट उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप रीजन ढूंढते हो कि उस स्टेटमेंट को या उस प्रोपोजिशन को, उस टेंटेटिव स्टेटमेंट को हम कैसे सही या गलत प्रूव कर सकते हैं. रीजन क्या है? सो रीजन को बोलते हैं हेतु, ठीक है. हेतु मीन्स ग्राउंड जिसके बेसिस पे आप उस स्टेटमेंट को प्रूव करोगे. अब यहाँ पे हमें चेक करना था कि हिल पे आग है या नहीं. सो उसके लिए रीजन है स्मोक. अगर आग लगी होगी तो वहां पे स्मोक डेफिनेटली होगा. आफ्टर दैट वी विल फाइंड अ यूनिवर्सल एग्जाम्पल, यानी कि आप उदाहरण जो है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल एक सेट करोगे जो जरूरी नहीं है कि इस सिचुएशन पे ही अप्लाई हो, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होनी चाहिए उसकी. यानी कि आप कहीं पे भी वो एग्जाम्पल सेट करो ना, यानी कि आप कहीं पे भी वो एग्जाम्पल सेट करो तो वो अप्लाई होनी चाहिए. जैसे कि इफ देयर इज अ फायर देयर विल डेफिनेटली अ स्मोक. आप जहां पे भी देखो कि आग है वहां पे धुआं होगा ही होगा. तो ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जो हर जगह पे अप्लाई हो सकती है. सो थर्ड स्टेज क्या हुआ कि आपने एग्जाम्पल करना है. अब इस एग्जाम्पल को आपने अपनी करंट सिचुएशन पे अप्लाई करना है. आपने ये देखना है कि अभी इस पहाड़ पे धुआं है कि नहीं है. जो एग्जाम्पल आपने यूनिवर्सली ढूंढी है उसको आप अपनी करंट सिचुएशन पे इम्प्लाई करके देखोगे और उस इम्प्लीकेशन को बोलते हैं उपन्य, ठीक है. अब आपने ये देखा कि पहाड़ पे या हिल पे स्मोक है या नहीं, और आपको अगर दिख रहा है कि वहां पे स्मोक है, एप्लीकेशन आपने जब करा आपको देखा कि वहां पे स्मोक है, दैट मीन्स कि आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि हाँ वहां पे आग है क्योंकि वहां पे हमें धुआं नजर आ रहा है. सो आपने एक स्टेटमेंट से शुरू करा था, एक क्वेश्चन से शुरू करा था कि फायर होगी या नहीं होगी. उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रतिजना, जिसके लिए हमने रीजंस फाइंड आउट करे. एक यूनिवर्सल एग्जांपल हमने सेट करी जिसको अपनी करंट सिचुएशन पे अप्लाई करा एंड आफ्टर दैट वी रीच्ड अ कंक्लूजन. जो हमारा अनुमान था वो होता है निगमन. तो ये हमारा लॉजिकल ऑर्डर जो है वो पास होता है जब एक हम अनुमान पे पहुंचते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल दैट प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्य, निगम, इसको आप कोई भी निमोनिक लगा के या कोई भी शॉर्ट फॉर्म करके जो है वो याद कर सकते हो. लेकिन ये स्टेजेस या ये वर्ड्स हमें इसी लॉजिकल ऑर्डर में लर्न करने हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द प्रोपोजिशन. स्टेटमेंट क्या है? दैट देयर इज फायर ऑन द हिल, जो मैंने अभी जैसे बोला. इस स्टेटमेंट में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अबव प्रोपोजिशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान. यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रोपोजिशन है, इसको क्या बोलते हैं? जो अभी हमने 5 स्टेजेस करे, उन 5 स्टेजेस में
इस स्टेटमेंट का क्या स्टेटस होगा? देखो, या तो ये निगमन होगा, कंक्लूजन होगा, या फिर ये प्रतिजना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट है। अभी आप देयर इज अ फायर ऑन द हिल, अगर उन्होंने ये बोला कि अभी ये प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन मींस कि अभी ये प्रपोज्ड है, अभी ये हमें क्लियर नहीं है कि वहां पे फायर है या नहीं, अभी ये हमने कंक्लूड नहीं करा है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट वाली जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिजना। अगर ये कंक्लूड कर दिया होता फिर हम इसको बोलते हैं निगमन, क्योंकि हमने आफ्टर ऑल 4 स्टेजेस हमें कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, तब हम उसको निगमन बोलते हैं। बट अभी ये प्रोपोजिशन ही है, सिर्फ हाइपोथेटिकल एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए अभी फर्स्ट स्टेज पे है, दैट इज प्रतिजना। सो द करेक्ट आंसर इज प्रतिजना। नेक्स्ट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान विच इज कॉल्ड द मेजर टर्म। जब आप अनुमान लगाते हो, एक स्टेटमेंट बनाते हो, जैसे हम प्रीवियस वाली एग्जाम्पल ही डिस्कस करें, दैट there is a fire on the hill, ठीक है, तो क्यों फायर है वहां पे? बिकॉज देयर वॉज अ स्मोक, आपको वहां पे स्मोक नजर आ रहा था, इसीलिए आपने बोला कि वहां पे आग है। अब इस स्टेटमेंट में 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक है स्मोक, एक है फायर और एक है हिल, ठीक है। इन 3 टर्म्स को हम डिफरेंट नेम से बोलते हैं। एक टर्म होगी मेजर टर्म, जिसके आसपास या जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उस स्टेटमेंट में। फर्स्ट टर्म होगी मेजर टर्म। मेजर मीन्स जो टर्म या जो वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या जिसके आसपास वो पूरी स्टेटमेंट जो है वो रिवॉल्व कर रही है, या जिसके बारे में आपको कंक्लूजन निकालना है। अब यहाँ पे हमने बेसिकली ये चेक करना था कि आग है या नहीं, सो फायर जो है वो हमारा मेजर टर्म है। सेकेंड टर्म होगी हमारी माइनर टर्म, जिसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही है हमारी स्टेटमेंट में, और यहाँ पे वो टर्म है हिल, क्योंकि आग चाहे पहाड़ पे लगी हो, किसी रूम में लगी हो, किसी होटल में लगी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि आग है या नहीं है, सो उसमें हिल का इतना ही रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं माइनर टर्म, यानी कि यहाँ पे वो है हिल। और बची हमारी इन दोनों के बीच का लिंक। कैसे आपको पता चला कि वहां पे आग है या नहीं? जब आपने स्मोक देखा, दैट इज जब आपने रीजन देखा, तो मिडिल टर्म होती है यहाँ पे स्मोक। अब ये 3 टर्म्स हमारी अनुमान में या कंक्लूजन में एडेड है, मेजर, मिडल और माइनर, जिसमें से मिडिल टर्म को हम बोलते हैं हेतु, यानी कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड और रीजन फॉर ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस, जिसके बेसिस पे आप मेजर टर्म को इसके साथ लिंक करते हो। मेजर टर्म को बोलते हैं यहाँ पे हम साध्या, और माइनर टर्म को हम बोलते हैं साधना या फिर पक्ष। सो यहाँ पे मेन रोल होता है मेजर और मिडल का, बिकॉज मेजर के बारे में आपको कंक्लूजन निकालना है थ्रू द मिडल टर्म। आपको अगर हेतु पता होगा, रीजन पता होगा, तभी आप साध्या यानी कि मेजर वाले कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हम मेजर टर्म को क्या बोलते हैं, तो मेजर टर्म को हम बोलते हैं साध्या। नेक्स्ट है name of the different means of knowledge as given in Indian logic are given under column 1 and 2। आपको यहाँ पे कुछ names दिए हैं इंडियन लॉजिकल स्कूल के हिसाब से और एक कॉलम 2 में दिए हैं, ठीक है। तो पहले आप जब भी आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले आप जो टर्म्स आपको क्लियर है, पता है, जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है, वो मैच कर लो, ताकि रिमेनिंग वाले जो है उसके ऊपर आपको ज्यादा जोर ना डालना पड़े। सो हमें पता है कि उपमान जो है उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन, यानी कि उपमान का हो गया एनालॉजी। आफ्टर दैट अनुपलब्धि में हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास कुछ मिसिंग टर्म होता है, उसके लिए हम परसेप्शन बना लेते हैं जो कि नेगेटिव टर्म में होती है। उसके अलावा वी नो कि अर्थपट्टी का मतलब क्या है, पोस्टुलेशंस ड्रॉ करना, यानी कि सी का है सेकंड, ए का है थर्ड, यानी कि एनालॉजी। तो जो ऑप्शन हमारे पास बचा वो हो गया हेतुभाष का, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन इंडियन लॉजिक अर्थपट्टी इज टेकन एज। अभी मैंने बताया कि हेतु, साध्या और साधना ये तो अनुमान के एलिमेंट्स हैं, अनुमान ड्रॉ करने के लिए ये 3 टर्म्स यूज होती हैं। सो बचा क्या, अर्थपट्टी। अर्थपट्टी इज वन ऑफ द प्रमाण, जो कि नॉन वैलिड सोर्स है हमारा, जो हम वैलिड नहीं मानते हैं क्योंकि इसका कोई बेस नहीं होता है।
The next question is, in the structure of अनुमान there is existence of major term, middle term and minor term. उनके हमें names बताने हैं. तो ये हमने कर लिया है that major term क्या है हमारी साध्या, middle term क्या है हेतु and minor term को हम बोलते हैं साधना. सो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. अगर आपको मीनिंग क्लियर है, वर्ड्स के नेम्स याद है, सो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. ठीक है, काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, लेकिन क्रैम भी तभी होगा अगर आपको उसको थोड़े बहुत उसके कह लो कि एग्जाम्पल्स या उसके मीनिंग क्लियर होंगे माइंड में. ठीक है, बाकी बहुत डिटेल्ड में इनको करने की इतनी जरूरत नहीं है. So in this question they are saying that पूर्वावत अनुमान is reasoning of cause and effect, कि पूर्वावत अनुमान में हम cause and effect की reasoning निकालते हैं. On the basis of induction we have 3 types of अनुमान. ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं अनुमान की तो हमारे पास 3 अनुमान आते हैं, जिसमें से एक है पूर्वावत और दूसरा मेन है शेषावत. ठीक है, एक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉज को देख के इफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं. कॉज आपको पता होगा, पास्ट में जो कारण रहा होगा उसकी वजह से इफेक्ट क्या आया है. जैसे कि अगर आपने 90% मार्क्स स्कोर करे हैं, दैट इज द इफेक्ट. ठीक है, और कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, बिकॉज आपने पढ़ाई करी है. तो अगर आपको पहले कॉज बताया जा रहा है कि आपने इतने टाइम पढ़ाई करी, इस वजह से आपके 90% मार्क्स आए हैं, तो उसको बोलते हैं पूर्वावत अनुमान. कॉज एंड इफेक्ट जो है हम ये स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वाला तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि पूर्वावत में हम पहले कॉज और उसके बाद इफेक्ट, यानी कि आप प्रेजेंट के इफेक्ट को एनालाइज कर रहे हो पास्ट के कॉजेस को देख के. ठीक है, पास्ट के कॉजेस को इन्फर करोगे प्रेजेंट का कंक्लूजन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो उल्टा कह रहे हैं कि आप प्रीवियस कॉजेस को इन्फर करोगे सो दैट कि आप प्रेजेंट वाले इफेक्ट को पढ़ सको. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शेषावत में ऐसा होता है कि आपको पहले इफेक्ट बताया जाएगा प्रेजेंट का और फिर कॉज बताया जाएगा. सो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला है, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द वर्ड प्रोबेंडम. प्रोबेंडम को कौन सी वर्ड से हम रेफर कर सकते हैं. तो हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक होता है प्रोबेंडन जो कि इस क्वेश्चन में लिखा है, और एक होता है सिर्फ प्रोबेंड. तो जो हेतु है वो सिर्फ रीजन है, यानी कि प्रोबेंड, और प्रोबेंड में हमारा जो मेजर टर्म है दैट इज साध्या. सो द करेक्ट आंसर इज साध्या. साध्या का ही दूसरा नाम है प्रोबेंडम. Now the next question is, which of the following statement are true in the context of अनुमान. अनुमान के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है. अकॉर्डिंग टू नव्य इट इज द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, सेकेंड सोर्स है और इनडायरेक्ट सोर्स है. अनुमान शुड हैव 3 टर्म्स, हेतु, साध्या एंड पका. पका मीन्स वही साधना जो हमारा माइनर टर्म है. तो ठीक है, 3 टर्म्स इसमें एडेड है. एंड अनुमान हैज 5 प्रोपोजिशंस. 5 जो है हमारे पास स्टेजेस हैं. सो तीनों ही टर्म सही हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3. Next and the last question is, which of the following statements are true in the context of व्याप्ति. व्याप्ति जो है एक रिलेशनशिप है बिटवीन हेतु एंड साध्या, यानी कि जब आप इनवेरिएबल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, एक ऐसा रिलेशनशिप जो वेरिएबल फैक्टर्स पे या किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता है, जो विश्व व्यापक है, कहीं पे भी उस स्टेटमेंट को अप्लाई करोगे तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, तो व्याप्ति के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि ये रिलेशनशिप है हेतु और साध्या का, तो ये भी ठीक है. इट मीन्स को प्रेजेंस, को एब्सेंस, को प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ हेतु एंड साध्या, यानी कि कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि अगर एक टर्म अवेलेबल है तो दूसरी भी होगी ही होगी, और अगर एक टर्म एब्सेंस है तो दूसरी भी टर्म एब्सेंस होगी. जैसे कि अगर हम नॉर्मली बोले कि अगर मिस्टर शर्मा पार्टी में आए हैं, मिस्टर शर्मा की प्रेजेंस है, तो मिसेस शर्मा यानी कि उनकी वाइफ भी वहां पे होगी ही होगी. अगर आप ऐसे रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप करते हो तो वो हो गया को प्रेजेंस. और अगर मिस्टर शर्मा नहीं आए हैं तो मिसेस शर्मा भी नहीं आई होंगी, यानी कि उनकी एब्सेंस की भी गारंटी लेते हो, वो हो गया को एब्सेंस. तो व्याप्ति जो है उसमें हर तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, प्रेजेंस वाली भी और एब्सेंस वाली भी. तो सेकंड वाला भी करेक्ट है. एंड थर्ड वन इज व्याप्ति, द इनवेरिएबल एसोसिएशन ऑफ मिडल एंड मेजर टर्म्स सर्व एज द बेसिस ऑफ नव्य साइलॉगिज्म. तो हमने पहले ही बोला कि इनवेरिएबल रिलेशनशिप होता है मेजर और मिडल टर्म के बेसिस पे. कोई भी है, अगर हमने बार बार ये जो
स्टेटमेंट है डिस्कस करी है दैट फायर ऑन द हिल, क्योंकि वहां पे स्मोक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में एक मिडिल टर्म है, एक मेजर टर्म है, इसके बीच का जो इनवेरिएबल रिलेशनशिप है उसी को बोलते हैं व्याप्ति, क्योंकि ये हर जगह पे अप्लाई होगा। आप कहीं पे भी देख लो, हम यही कहते हैं कि अगर आग लगी हुई है तो वहां पे धुआं होगा ही होगा, और अगर धुआं है वहां पे तो आग भी होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम व्याप्ति बोलते हैं, जिसको हम इनवेरिएबल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे भी तीनों टर्म सही है, सो आंसर इज डी। So this is all about few questions, important expected questions जो आप अपने आने वाले पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। And if there is any query regarding these questions या कोई और टॉपिक जो आप करना चाहते हो, please let us know in the comments. Till then, keep study and keep smiling. Thank you.